नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और राजस्थान के करंट अफेयर्स में आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने मार्च 2025 के राजस्थान करंट अफेयर्स को लेकर। इससे पूर्व में हम मार्च 2025 की करंट अफेयर से संबंधित 2 कक्षाएं कर चुके हैं। आज तीसरी क्लास में हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स की ही बात करेंगे। विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती होने जा रही हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, अन्य भर्तियों के लिए भी ये उपयोगी रहेगी। तो सभी साथी अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें अंत तक और अच्छे से हस्तलिखित नोट्स बनाएं ताकि करंट का जो भय आपके अंदर है वो दूर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान की हम लोग बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो शुभारंभ है, सबसे पहले बात करेंगे इसके शुभारंभ की। शुभारंभ, इसका शुभारंभ राजस्थान की विधानसभा के अंदर किया जाता है और इसका शुभारंभ किया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च 2025 को इसका शुभारंभ राजस्थान विधानसभा के अंदर किया जाता है। राजस्थान विधानसभा में किया जाता है और इसका जो शुभारंभ है वो वर्तमान में भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं और कोटा से हमारे जो सांसद हैं ओम बिरला और इनके साथ में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भजन लाल जी शर्मा, उनके द्वारा किया जाता है। तो इनका जो शुभारंभ है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, इनके द्वारा किया जाता है। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने राजस्थान की विधानसभा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का है जो स्थापना की है। तो अच्छे से ध्यान रखेंगे, करंट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको वन लाइनर के अंदर या कैसे भी है जो इससे संबंधित प्रश्न किया जा सकता है, तो बहुत अच्छे से आपको इसमें ध्यान में रखना है। देश की पहली ऐसी विधानसभा हमारे राजस्थान की है जहां पर इस प्रकार के क्लब की स्थापना 8 मार्च 2025 को राजस्थान के जो मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष जो भारत के हैं ओम बिरला, उनके द्वारा किया गया है। इसके बाद में है विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025। विश्वविद्यालय की विधियों से संबंधित संशोधन जो विधेयक है 2025, इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। ये जो विधेयक है ये हमारे राजस्थान की विधानसभा के अंदर 20 मार्च 2025 को 20 मार्च 2025 को है जो पेश किया जाता है। 20 मार्च 2025 को राजस्थान की विधानसभा से इसमें संशोधन होता है, ये बिल वापस पास होता है। तो एक तो इसकी तारीख बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि ये जो बिल है ये कब है जो आपके पास किया गया है। तो 20 मार्च 2025 को इस बिल को राजस्थान की विधानसभा से पास किया जाता है। और ये जो बिल है ये राजस्थान के अंदर जो विश्वविद्यालय है उनकी जो विधियां हैं, उनके जो नियम है, उनके जो कायदे हैं उनसे संबंधित है और उनका एक संशोधन विधेयक है। इसमें क्या संशोधन किया गया है कि पूर्व में जो विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति पद होता था, कुलपति, इस कुलपति को अब वर्तमान के अंदर क्या कर दिया गया है, कुलपति को क्या कर दिया गया है, कुलगुरु। कुलपति को अब कुलपति क्या कहलाएगा, कुलपति कुलगुरु कहलाएगा। ये ध्यान रखना है बहुत मस्त तरीके से। सीधा सटीक प्रश्न आपसे पूछेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय विधियों से संबंधित जो संशोधन विधेयक 2025 है इसमें कुलपति को अब क्या कहा जाएगा, कुलगुरु कहा जाएगा। ये जो परिवर्तन है कि केवल और केवल हिंदी भाषा के अंदर किया गया है। ये परिवर्तन किसमें किया गया है, हिंदी भाषा के अंदर। अंग्रेजी भाषा में इनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये मोस्टली आपको ध्यान में रखना है कि जो कुलपति होते हैं विश्वविद्यालयों के, उन कुलपति को अब क्या कहा जाएगा, कुलगुरु कहा जाएगा। और किसके तहत कहा जाएगा, विश्वविद्यालय की जो विधियों के संशोधन विधेयक 2025 है इसमें परिवर्तन के तहत है जो राजस्थान की विधानसभा में ये परिवर्तन किया गया है। और ये परिवर्तन केवल और केवल कौन सी भाषा में होने जा रहा है, केवल और केवल हिंदी भाषा के अंदर होने जा रहा है। या बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम रिपोर्ट 2025। विज्ञान ज्योति जो प्रोग्राम रिपोर्ट 2024-25 है, इसके संबंध में बात करेंगे। क्या है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम रिपोर्ट? तो भारत के अंदर उच्च शिक्षा से संबंधित है जो एक स्टेम प्रोग्राम चलता है। विज्ञान ज्योति के अंदर एक स्टेम प्रोग्राम, इसकी है जो ये वार्षिक रिपोर्ट है। स्टेम का यहाँ जो मतलब है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग जो मैथ्स है, इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स है, इनको उच्च कक्षाओं के अंदर अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए, अधिक से अधिक इनके स्कोप को बढ़ावा देने के लिए जो इस प्रकार की रिपोर्ट है जो पेश की जाती है। कौन सा जो राज्य है इसके अंदर किस प्रकार का प्रदर्शन करता है, इससे संबंधी ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो मार्च 2025 के अंदर ये विज्ञान ज्योति जो प्रोग्राम रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में भारत के अंदर जो पहला स्थान है, भारत के अंदर जो प्रथम स्थान पर रहा है वो रहा है हमारा यूपी। प्रथम स्थान पर यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश राज्य ने विज्ञान ज्योति प्रोग्राम रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त है जो किया है। और दूसरे स्थान पर जो रहा है वो रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य रहा है। हमारे राजस्थान की अगर बात करें इस रिपोर्ट के अंदर, राजस्थान की क्या स्थिति रही है? तो राजस्थान इस रिपोर्ट में चौथे स्थान पर है। राजस्थान इस रिपोर्ट में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। ये अलग से ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विज्ञान ज्योति प्रोग्राम रिपोर्ट 2025 के अनुसार राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। या राष्ट्रीय करंट के अंदर अगर आपसे पूछ लें कि भारत में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, तो भारत में पहला स्थान तो उत्तर प्रदेश राज्य ने प्राप्त किया है। और राजस्थान में जो पहला स्थान है वो आपके किसने प्राप्त किया है? वो प्राप्त किया है राजस्थान का जो स्थान है, सॉरी, वो राजस्थान का स्थान जो रहा है वो चौथा स्थान रहा है। भारत में पहला स्थान यूपी का, दूसरा महाराष्ट्र का। बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। फिर गुजरात भी है तीसरे पर, लेकिन दोनों राज्य ध्यान रखना है। और राजस्थान की जो पोजीशन है वो चौथी इसके अंदर रही है। अब इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा अगर नोट करना चाहें तो इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, जो मेधावी छात्र हैं, जो होशियार छात्र हैं, उन मेधावी छात्रों को क्या करना है, स्टेम उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा के अंदर जो स्टेम विषय हैं इनके प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, इनके प्रति रुचि जागृत करने के लिए ये अभियान चलाया जाता है, ये प्रोग्राम जारी किया जाता है। ये जो प्रोग्राम रिपोर्ट है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि जो मेधावी छात्र हैं, जो होशियार छात्र हैं, उन छात्रों को उच्च शिक्षा के अंदर, उच्च शिक्षा का मतलब है कि जो विश्वविद्यालय स्तरीय जो शिक्षा होती है, इस शिक्षा में स्टेम, मैंने बता दिया स्टेम का मतलब साइंस है या साइंस है, तकनीकी शिक्षा है, और इंजीनियरिंग और जो आपके मैथमेटिक्स है, गणित है, इन विषयों में रुचि पैदा करने के लिए ये रिपोर्ट है जो प्रतिवर्ष जारी की जाती है। और प्रत्येक राज्य अपने अपने स्तर पर छात्रों को इसके अंदर इन विषयों में रुचि बढ़ाने के लिए है जो कार्य करता है। और उसकी है जो ये वार्षिक रिपोर्ट बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। अगला है स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2025। अब फिर से हम पढ़ क्या रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, लेकिन यह क्या है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2025 स्पेन के अंदर आयोजित हुआ है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसलिए इसका नाम आया है। लेकिन मार्च 2025 को लेकर कहीं ना कहीं ये राजस्थान से जुड़ी हुई घटना है, इसलिए इसका हम जिक्र है जो कर रहे हैं। अगर बात करें इसके आयोजन की, आयोजन नोट कर लेना, वैसे इंटरनेशनल स्तर का है और प्रश्न आयोजन से संबंधित आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन राजस्थान के जिस खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है उससे संबंधित जरूर पूछा जाएगा। तो 4 से 9 मार्च 2025 को स्पेन के अंदर है जो इसका आयोजन होता है। स्पेनिश है तो स्पेन के अंदर इसका आयोजन है जो होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। अब हम लोग इसकी चर्चा विशेष रूप से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर राजस्थान के प्रसिद्ध पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सबसे अच्छे से तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के क्या है, प्रसिद्ध पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कृष्णा नागर। और इन्होंने इस बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर, इस पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर 3 पदक जीते हैं और तीनों ही प्रकार के पदक जीते हैं। ये ध्यान रखना है। राजस्थान की ओर से इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, चाहे देश का बोले राजस्थान का बोले। इन्होंने कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीते हैं और तीनों ही प्रकार के पदक इन्होंने, स्वर्ण पदक भी जीता है, रजत पदक भी जीता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जो जीता है ये आपके मिश्रित युगल के अंदर जीता है। युगल का मतलब क्या होता है? जोड़ी, 2 खिलाड़ी साथ में खेलते हैं। और मिश्रित युगल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है कृष्णा
ना करने। दूसरा है, इन्होंने जो पदक जीता है वो जीता है रजत, ये जीता है पुरुष युगल के अंदर। पुरुष खिलाड़ी है तो पुरुष युगल के अंदर दोनों ही पुरुष खिलाड़ी, इसमें मिश्रित में क्या होता है, एक पुरुष खिलाड़ी के साथ में एक महिला पैरा खिलाड़ी खेलेगी और पुरुष युगल में दोनों ही पुरुष खिलाड़ी साथ में खेलेंगे। और तीसरा जो इन्होंने पदक जीता है वो जीता है कांस्य पदक, और कांस्य पदक इन्होंने पुरुष एकल के अंदर जीता है, अकेले खेलकर है जो ये पदक इन्होंने अपने नाम किया है। तो बहुत अच्छे से इनका नाम ध्यान रखना है। एक तो इन्होंने तीनों प्रकार के पदक इस टूर्नामेंट के अंदर जीते हैं। दूसरी बात, राजस्थान के प्रसिद्ध पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, प्रसिद्ध पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, क्योंकि इनकी अगर बात करें टोक्यो जो ओलंपिक, कौन सा, टोक्यो जो पैरा ओलंपिक है 2020, पैरा ओलंपिक जो 2020 होता है, इस पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने क्या जीता था, इन्होंने इसी बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो भारत का नाम पहले भी ये ऊंचा कर चुके हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे से आपको इनका नाम ध्यान में रखना है। पूर्व में टोक्यो जो पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन होता है उसके अंदर भी ये स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। अभी हाल ही के अंदर मार्च के अंदर जो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित होती है, जो प्रतियोगिता आयोजित होती है, इसमें कृष्णा नागत ने तीनों प्रकार के पदक जीते हैं। ठीक है, इसलिए ये नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑल इंडिया पुलिस कबड्डी क्लस्टर। ऑल इंडिया पुलिस कबड्डी क्लस्टर का है जो आयोजन किया जाता है, ये भी एक प्रकार की पुलिस स्तरीय प्रतियोगिता है। इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है इसका आयोजन, इसका जो आयोजन किया जाता है वो होता है आपके 2 से लगाकर 7 मार्च तक, 2 से 7 मार्च 2025 को, 2 से 7 मार्च 2025 को इसका आयोजन जालंधर पंजाब के अंदर किया जाता है। जालंधर कहाँ है, पंजाब के अंदर है, जहां जो पुलिस अकादमी बनी गई है उस पुलिस अकादमी के अंदर ये ऑल इंडिया पुलिस कबड्डी क्लस्टर जो है इसका आयोजन किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता, तो इस क्लस्टर में इसमें क्या आयोजित हुआ है, इसमें एक तो आपके कबड्डी प्रतियोगिता हुई है, एक तो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके साथ में इसमें जिम्नास्टिक जो इवेंट होते हैं उन जिम्नास्टिक इवेंट का आयोजन किया गया है। साथ में तलवारबाजी जो इवेंट है इनका आयोजन किया गया है। और ये पुरुष व महिला दोनों वर्ग के अंदर इनका आयोजन किया गया है। पुरुष व महिला दोनों वर्ग के अंदर है जो इनका आयोजन किया गया है, ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसमें एक बात तो आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन से इवेंट इस पुलिस क्लस्टर कबड्डी जो 2025 के अंदर ऑल इंडिया पूरे भारत के जो पुलिस विभाग है, पुलिस महकमा है, उनके लिए इस प्रकार के क्लस्टर हैं जो इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन पंजाब जालंधर के अंदर किया गया है। 2 से 7 मार्च तक इनका है जो आयोजन किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें कौन कौन से इवेंट हुए हैं, तो कबड्डी है, जिम्नास्टिक है, तलवारबाजी है, और ये पुरुष और महिला दोनों वर्ग के लिए इवेंट आयोजित हुए हैं। अब हम लोग बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान के 2 पुलिस जो कर्मचारी थे, एक का नाम है शुभम कुमार और दूसरी है संगीता चौधरी। शुभम कुमार और संगीता चौधरी, इनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। एक है आपके शुभम कुमार और एक है संगीता चौधरी। जो शुभम कुमार है इन दोनों का इवेंट सेम ही है, दोनों ने ही जिम्नास्टिक के अंदर है जो राजस्थान पुलिस को पदक दिलाए हैं। इन्होंने तो जीता है कांस्य पदक और इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। दोनों ने ही जिम्नास्टिक के अंदर ये प्रदर्शन किया है। अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे कौन से इवेंट के अंदर इन्होंने ये पदक जीता है, तो जिम्नास्टिक के अंदर इन्होंने ये पदक जीता है। एक आपके खिलाड़ी शुभम कुमार है जो राजस्थान पुलिस से संबंधित है, दूसरे संगीता चौधरी है। दोनों का नाम ध्यान में रखना है। ऑल इंडिया पुलिस कबड्डी जो क्लस्टर प्रतियोगिता है इसके अंदर इन दोनों ने, एक ने कांस्य और एक ने स्वर्ण पदक जिम्नास्टिक के अंदर जीते हैं। नेक्स्ट है आपके विजयदान देता साहित्य जो उत्सव है इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है इसका आयोजन। विजयदान देता जो साहित्य उत्सव है इसका आयोजन किया जाता है आपके 21 से 23 मार्च तक। 21 से 23 मार्च
2025 को 2025 को जवाहर कला केंद्र के अंदर, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि इसका आयोजन कब होता है, तो इसका जो आयोजन होता है वो 21 से 23 मार्च 2025 को जवाहर कला केंद्र के अंदर आयोजन किया गया। अब इसका जो आयोजन करता है वो कौन है, एक थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, आयोजन करता इसका रहा है ग्रांस रूट मीडिया। ग्रांस आयोजन करता इसका रहा है ग्रांस रूट मीडिया। ग्रांस रूट मीडिया के द्वारा है जो इसका आयोजन किया गया है। ये एक अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। ग्रांस रूट मीडिया क्या है, एक प्रकार का फाउंडेशन है, उसके द्वारा है जो इसका आयोजन किया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आयोजन 21 से 23 मार्च 2025 को ग्रांस रूट मीडिया जो एक प्रकार का फाउंडेशन है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो राजस्थानी भाषा का प्रसार एवं प्रसार करना। राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा का प्रचार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो ये बातें आपको इस उत्सव के बारे में ध्यान रखनी है। विजयदान देहता प्रसिद्ध कवि रहे थे राजस्थान के, इनके ही याद में इस प्रकार का साहित्य उत्सव है जो आयोजित होता है। और इस जो साहित्य उत्सव है इसका प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा का प्रसार अधिक से अधिक किया जाए, राजस्थानी भाषा का संवर्धन किया जाए, राजस्थानी भाषा को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए इस प्रकार के उत्सव का है जो आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन 21 से 23 मार्च 2025 को जवाहर कला केंद्र के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया है। और ग्रांस रूट मीडिया जो फाउंडेशन है इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां, कौन सा है, 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम। 3R सर्कुलर इकोनॉमिक जो फोरम है इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन वैसे ये इंटरनेशनल स्तर का एक प्रकार का आयोजन है, लेकिन फिर भी इसका आयोजन हमारे राजस्थान के अंदर होता है तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और फिर इसका जब आयोजन हमारे राजस्थान के अंदर हो जाए तो फिर आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। बात करें इसके आयोजन की तो इसका आयोजन 3 से 5 मार्च को किया जाता है। 3 से 5 मार्च 2025 को इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर किया जाता है। सबसे पहली बात आपको यही ध्यान में रखनी है, एशिया और जो प्रशांत क्षेत्र है, एशिया प्रशांत जो महासागरीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र का ये क्षेत्रीय 3R जो सर्कुलर इकोनॉमी फोरम है इसका आयोजन किया जाता है। और इसका ये 12वां संस्करण, कौन सा था, 12वां संस्करण है जो आयोजित हुआ है। एक बात ये ध्यान में रखनी है। और इसका आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 को है जो किया गया है। अब इसका जो आयोजन है भारत में दूसरी बार हो रहा है। भारत में कितनी बार हो रहा है, भारत में इसका जो आयोजन है वो दूसरी बार किया जा रहा है। एक बात तो ये ध्यान में रखेंगे, इससे पहले भी भारत इसका एक बार आयोजन कर चुका है, भारत इसका अब क्या कर रहा है, दूसरी बार है जो आयोजन कर रहा है। और इसका जो उद्देश्य है वो एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के अंदर जो SDG है, जो सकल जो लक्ष्य रखे गए हैं उन लक्ष्यों के लिए कार्बन जो उत्सर्जन है उसको कम कैसे किया जाए, कार्बन उत्सर्जन को कम कैसे किया जाए, और जो सतत विकास के जो लक्ष्य रखे गए हैं SDG जो लक्ष्य हैं, इसका उद्देश्य जो प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो एशिया व प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, सतत विकास लक्ष्य और कार्बन तटस्थता प्राप्त करना, कार्बन तटस्थता प्राप्त करना। आपको अगर ध्यान में हो तो लगातार विश्व स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं हो रही हैं, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, जैसे तापमान का बढ़ना है, तो वो उनके पीछे क्या कारण है कि हम कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जो प्रदूषण कर रहे हैं, जैसे धुआं वगैरह निकलता है उससे कार्बन का उत्सर्जन क्या है, बहुत अधिक होता जा रहा है। तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो सतत विकास के लक्ष्य रखे गए, बहुत सारे लक्ष्य हैं सतत विकास के, लगभग
30 लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इस प्रकार का जो इकोनॉमिक फोरम है ये समय समय पर होते हैं। और ये विशेष रूप से कौन से क्षेत्र के अंदर है, एशिया और जो प्रशांत क्षेत्र है, इन क्षेत्र के अंदर आपके क्या करना है, 3R। 3R जो आपके हैं, रेड्यूस है, रियूज है और रिसाइकल है। इनके तहत 3R का मतलब क्या हुआ, रेड्यूस है, रिसाइकल है और आपके क्या है, इनको बढ़ावा देने के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र के अंदर सतत विकास जो लक्ष्य हैं उनको क्या करना है, पूरा करना है। लेकिन जो कार्बन है, कार्बन की से तटस्थता बनाए रखने के लिए इस प्रकार का जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है इसका आयोजन किया गया है। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगला है थ्रेड्स ऑफ इंडिया। थ्रेड्स ऑफ इंडिया, थ्रेड्स ऑफ इंडिया की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है इसका आयोजन, थ्रेड्स ऑफ इंडिया। इसका जो आयोजन किया जाता है वो आपके 8 से 12 मार्च, 8 से 12 मार्च 2025 को इसका भी आयोजन कहाँ होता है, जवाहर कला केंद्र। मार्च के बहुत सारे ऐसे उत्सव और घटनाएं हैं जिनका आयोजन कहाँ हो रहा है, जयपुर के अंदर हो रहा है। और जयपुर के भी जवाहर कला केंद्र के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजों का है जो आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, थ्रेड्स ऑफ इंडिया है। हैंडलूम जो क्षेत्र है उनको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया गया है। 8 से 12 मार्च को जवाहर जो कला केंद्र है जयपुर, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। एक तो ये ध्यान रखना है। बात करें अगर इसके थीम की, तो इसकी जो थीम रखी गई है, विषय जो है वो है मेरा हैंडलूम मेरा अभिमान। क्या है, मेरा हैंडलूम मेरा हैंडलूम मेरा अभिमान, मेरा अभिमान, ये क्या रखी गई है, या इसकी थीम रखी गई है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ज्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं है। थ्रेड्स ऑफ इंडिया एक प्रकार का आयोजन है और इसका जो उद्देश्य क्या है, मेरा हैंडलूम मेरा अभियान। हैंडलूम जो क्षेत्र है इसके लिए इस प्रकार का आयोजन किया गया है और 8 से 12 मार्च को जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है जो इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपके थ्राइव 2025। थ्राइव 2025 है जो विज्ञान क्षेत्र है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, इस प्रकार के लिए इस प्रकार का आयोजन थ्राइव 2025 का किया गया है। कहाँ इसका आयोजन होता है, कब होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके आयोजन की। आयोजन थ्राइव जो 2025 है इसका आयोजन आपके किया जाता है 19 से 21 मार्च, 19 से 21 मार्च 2025 को कहाँ किया जाता है, IIT जोधपुर के अंदर। IIT जोधपुर के अंदर है जो इसका आयोजन किया जाता है। एक बात तो बहुत अच्छे से आपको ये ध्यान रखनी है, डायरेक्ट सीधा प्रश्न आपका बन सकता है कि थ्राइव 2025 है इसका आयोजन कब किया गया है, तो 19 से 21 मार्च को कहाँ किया गया है, IIT जोधपुर के अंदर किया गया है। और इसके जो आयोजनकर्ता भी हैं वो भारतीय जो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है उसके द्वारा किया गया है। अगर आयोजनकर्ता ध्यान रखना हो, आयोजनकर्ता, तो आयोजनकर्ता इसमें है भारत की जो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी व इंटरनेशनल, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी व इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एनर्जी, सोसाइटी फॉर एनर्जी, फॉर एनर्जी मतलब बहुत सारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया जाता है। मोस्टली आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय विज्ञान जो अकादमी है वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एनर्जी और IIT जोधपुर में हो रहा है, तो एक आपके IIT जोधपुर भी इसके साथ में आप ले सकते हैं। IIT जोधपुर है वो भी इसके आयोजन में शामिल है। ठीक है, तो ये कुछ संस्थाएं हैं जो मिलकर क्या करती हैं, इस प्रकार का आयोजन करती हैं। एक इसमें और भी आप लिख सकते हैं ISEWS भी इसके आयोजन में शामिल था। मोस्टली कुछ विभाग हैं जो विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए विभाग हैं, तो उनके द्वारा क्या किया गया है, इनका आयोजन किया गया है। प्रमुख इसका उद्देश्य क्या है, नोट कर लें आप लोग। उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य रखा गया है वो ऊर्जा व पर्यावरण, ऊर्जा व पर्यावरण
विकास में जो वैश्विक चुनौती है उस पर चर्चा, वैश्विक जो चुनौती है उस पर क्या किया जा रहा है, उस पर चर्चा के लिए इसका आयोजन किया गया है। मतलब ऊर्जा और पर्यावरण के अंदर मैंने क्या बोला था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी इस प्रकार का आयोजन है। तो वर्तमान में ऊर्जा पर्यावरण और विज्ञान के अंदर, ऊर्जा पर्यावरण विज्ञान के अंदर किस प्रकार का है जो विज्ञान, इसको साथ में लिख सकते हैं, ऊर्जा पर्यावरण और विज्ञान के अंदर वैश्विक जो चुनौती क्या आ रही है उसको लेकर इस थ्राइव 2025 के अंदर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। आयोजन मोस्टली ध्यान में रखें जोधपुर के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसके बाद है SBM वेस्ट टू वेल्थ PMS पोर्टल। ये एक प्रकार का पोर्टल है, एक प्रकार का पोर्टल जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले शुभारंभ, इसका जो शुभारंभ है वो आपके किया जाता है 4 मार्च को, 4 मार्च 2025 को है जो इसका शुभारंभ किया जाता है। 4 मार्च 2025 को क्या किया जाता है, इस वेस्ट टू हेल्थ जो PMS पोर्टल है इसका शुभारंभ किया जाता है। एक तो ये ध्यान में रखना है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसका जो उद्देश्य है, SBM का मतलब है स्वच्छ भारत जो मिशन है, स्वच्छ भारत जो मिशन है इसकी निगरानी के लिए, मोस्टली इसकी निगरानी के लिए है जो इसकी इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो उद्देश्य है स्वच्छ जो भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, इस स्वच्छ भारत मिशन में निगरानी के लिए, स्वच्छ भारत मिशन जो SBM है की निगरानी के लिए, निगरानी को बढ़ाने के लिए, वो डेटा प्रबंधन के लिए, जो डेटा है उनके प्रबंधन के लिए है जो इस प्रकार का पोर्टल जारी किया गया है, डेटा प्रबंधन के लिए। ठीक है, तो ये इतनी सी बात आपको इसके संबंध में ध्यान में रखनी है। SBM का मतलब है स्वच्छ भारत जो मिशन चल रहा है केंद्र सरकार का, उसके तहत है जो ये केंद्र सरकार के द्वारा एक वेस्ट टू वेल्थ है ना, वेस्ट टू वेल्थ जो PMS पोर्टल है इसको जारी किया गया है। 4 मार्च को इसको जारी किया जाता है और स्वच्छ भारत मिशन की निगरानी के लिए, मोस्टली निगरानी को बढ़ावा देने के लिए और जो डेटा प्रबंधन है उसके लिए है जो इसका गठन किया गया है। ठीक है, उसके बाद में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड एयर मतलब हवा जो होती है, इसकी एक रिपोर्ट 2024 के अंदर जारी की गई है। और इसको जारी कौन करता है, तो इसका जो जारी करता स्विट्जरलैंड की कंपनी है RQ एयर, है ना, RQ एयर करके एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, लिख सकते हैं अपन RQ एयर। ये जो RQ एयर जो कंपनी है ये एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है। किस देश की है, स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड की। और स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है ये स्विट्जरलैंड के अंदर वायु की गुणवत्ता बढ़ाती है। क्या काम करती है, वायु की गुणवत्ता के लिए काम करती है। और इसके द्वारा लगभग प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट जारी की जाती है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो मार्च 2025 के अंदर ये रिपोर्ट जारी की गई है। और ये जो रिपोर्ट है आपके 2024 की है और जारी कब होती है, 2025 के अंदर। ठीक है, IQ एयर जो स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो कंपनी है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब ये वर्ल्ड रिपोर्ट है लेकिन हमारे लिए क्या काम की है, क्योंकि इसमें राजस्थान के कुछ शहर है। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि भारत प्रदूषण की दृष्टि से विश्व का सबसे 5वां प्रदूषित देश है, 5वां प्रदूषित देश है। एक तो ये ध्यान रखना है कि भारत की स्थिति इसमें क्या है। तो भारत तो क्या है, विश्व के अंदर 5वां प्रदूषित देश है। मतलब शुद्ध हवा जो है उसके आधार पर इस रिपोर्ट का आकलन किया गया है। और राजस्थान की जो स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति क्या है, तो भारत क्या है, 5वां प्रदूषित देश है, विश्व का 5वां प्रदूषित देश है। एक तो ये ध्यान में रखना है। और भारत के विभिन्न शहरों की स्थिति इसमें जारी की गई है। विभिन्न जो प्रदूषित शहर है इसमें भारत के जो शहर है वो 13 प्रदूषित शहर है। हमारे देश के कितना प्रदूषित शहरों को इसमें शामिल किया गया है, 13 शहरों को शामिल किया गया। ठीक है, और इन 13 शहरों में 3 शहर राजस्थान के हैं। इन 13 शहरों में 3 शहर हमारे राजस्थान के हैं। तो राजस्थान के कौन कौन से हैं नोट कर लेना आप। एक तो है हमारे सबसे नंबर 1 पर हैं
गंगानगर, गंगानगर ये ध्यान में रखेंगे। एक है भिवाड़ी, भिवाड़ी, और एक है आपके हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है, ये तीनों शहरों को आप ध्यान में रखेंगे। अब इनकी स्थिति क्या है, तो प्रदूषण की स्थिति के आधार पर गंगानगर का जो स्थान है वो तो है 8वां, फिर दो दो के क्रम में आप चलते रहे। भिवाड़ी का है 10वां और हनुमानगढ़ का है 12वां। ये राजस्थान के सबसे खराब स्थिति के शहर है, राजस्थान के सबसे प्रदूषित शहरों के अंदर आते हैं। ध्यान रख लेंगे, गंगानगर की स्थिति राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा खराब है। गंगानगर का ओवरऑल जो स्थान है वो 8वां है, ये ध्यान रखेंगे। और 3 जो शहर इसमें वर्ल्ड एयर जो क्वालिटी रिपोर्ट है इसके अंदर जारी किए गए हैं, इसमें 3 राजस्थान के शहर हैं, इसमें गंगानगर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़। तीनों को आप एक सम के क्रम में भी याद कर सकते हैं, इनकी पोजीशन को 8, 10, 12 के हिसाब से। और तीनों के नाम गंगानगर, भिवाड़ी, हनुमानगढ़। दो तो उत्तरी हमारे जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, और एक भिवाड़ी। भिवाड़ी जो वर्तमान के खैरथल तिजारा जिले के अंदर है। राजस्थान की नवीन औद्योगिक सिटी हम बोल सकते हैं, नवीन औद्योगिक राजधानी बोल सकते हैं। और इसी कारण ये प्रदूषित शहरों के क्षेत्र में आता है। यहाँ शुद्ध हवा बहुत कम मिलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा नारी शक्ति वंदन भारत के 100 का अभिनंदन। नारी शक्ति वंदन भारत के 100 का अभिनंदन, ये क्या है, ये एक प्रकार का कार्यक्रम है, ये एक प्रकार का कार्यक्रम है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके आयोजन का। आयोजन, इसका जो आयोजन किया जाता है, ये आयोजन आपके किया जाता है 15 से 17 मार्च तक। 15 से 17 मार्च 2025 को कहाँ किया जाता है, तो जवाहर कला केंद्र। फिक्स हो गया ये तो, जवाहर कला केंद्र। कहाँ है भाई जवाहर कला केंद्र, जयपुर के अंदर। अब तो आप भी समझ गए होंगे, ऐसी कुछ बातें होती हैं जिनका आयोजन क्या हो जाता है, एक ही जगह पर बार बार आ रहा है, तो आपको उनको अब नोट करते जाएं। जैसे मार्च के अंदर बहुत सारी, मैंने क्या बोला, ऐसे सम्मेलन है, ऐसे उत्सव हैं जिनका आयोजन एक ही स्थान पर हो रहा है, जवाहर कला केंद्र जयपुर। तो ये आप जब अभी नोट्स बनाएंगे तो इसके साथ में आप नोट कर लेना कि जयपुर के कौन कौन से, तो जयपुर वाले आप एक साथ जब नोट कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि जवाहर कला केंद्र वाले हैं उनको आप अलग से स्टार लगा देना, ताकि आपकी समझ में रहे कि ये जयपुर जयपुर के अंदर आयोजित है। तो बार बार उस लाइन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक बार से चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। चारों को आप अलग रखेंगे, चारों में से अगर कोई भी आता है, 4, 5 जितने भी हैं, कोई भी आता है तो सीधा जयपुर करके आना है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। तो ध्यान रखना है। इसका जो शुभारंभ किया गया है, शुभारंभ किया गया है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, भजन लाल शर्मा के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अब इसमें जो मोस्ट बात अलग से है वो इसमें जो अहिल्याबाई होलकर हैं, अहिल्याबाई होलकर, इनकी प्रदर्शनी, इनकी क्या किया है, होलकर की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है ना, इनकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। एक आप ये ध्यान में रखेंगे, इनकी प्रदर्शनी का आयोजन। ठीक है, बाकी इसके संबंध में कोई अलग से विशेष बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखेंगे। नारी शक्ति वंदन भारत का 100 का अभिनंदन 15 से 17 मार्च 2025 को जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन होता है। शुभारंभ हमारे सीएम साहब करते हैं और अहिल्याबाई जो होलकर हैं इनकी क्या की जाती है, इनकी प्रदर्शनी का आयोजन इसके अंदर किया जाता है। ये मोस्टली आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में है राष्ट्रीय अधिवेशन, क्या है, राष्ट्रीय अधिवेशन नमोकॉन 2025। राष्ट्रीय अधिवेशन नमोकॉन ये एक डॉक्टरों को लेकर एक प्रकार का सम्मेलन है, इसका आयोजन भी राजस्थान के उदयपुर के अंदर होता है। तो मोस्टली थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अब जो हम बातें कर रहे हैं छोटी छोटी बातें हैं मार्च माह के करंट अफेयर्स को लेकर राजस्थान से संबंधित, और ये बातें हो सकता है वन लाइनर के अंदर कभी आपसे पूछ लें, तो इसलिए शॉर्ट में इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बात करें इसके आयोजन की, सबसे पहले इसका आयोजन, इसका आयोजन आपके होता है 1 से 2 मार्च, 1 से 2 मार्च 2025 उदयपुर के अंदर। बस इतनी बात ध्यान में तो आपको बहुत अच्छे से रखनी है। अतिरिक्त अगर कोई बात ध्यान में रखो तो अलग अच्छी बात है, लेकिन ये आपसे अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए कि इसका आयोजन कब हुआ है और कहाँ हुआ है। तो 1 से 2 मार्च को इसका जो आयोजन किया जाता है वो आपके कहाँ किया जाता है,
उदयपुर के अंदर किया जाता है। इसका शुभारंभ किसने किया है, अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। इसका शुभारंभ हमारे राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। हरिभाऊ बागड़े के द्वारा इनका आयोजन शुभारंभ किया गया है। ठीक है, आयोजन 1 से 2 मार्च को उदयपुर के अंदर राष्ट्रीय अधिवेशन नमोकॉन 2025 एक प्रकार के डॉक्टरों का ही सम्मेलन है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए या उनकी जो सेवाएं हैं उनसे संबंधित इस प्रकार का आयोजन किया गया है। शुभारंभ इसका राज्यपाल जो हरिभाऊ बागड़े हैं उनके द्वारा किया गया है। तो इसका आयोजनकर्ता कौन है, आयोजनकर्ता इसका आयोजनकर्ता है आपके नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन व RNT जो मेडिकल कॉलेज हैं, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर। अब उदयपुर में आयोजन है तो इनका सहयोग तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है आयोजनकर्ता के अंदर कि नेशनल मेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है उनके द्वारा, इसके अलावा जो RNT मेडिकल कॉलेज है उनके द्वारा आयोजन किया गया है। अब इसके अगर उद्देश्य की बात करें, वैसे मैंने पहले आपको बता दिया है, जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके मध्य है जो सेवा भाव को बढ़ावा देना। चिकित्सकों के मध्य सेवा भाव है इसको बढ़ावा देने का उद्देश्य इसका रखा गया है। मैंने पहले ही बोला था कि डॉक्टरों का एक प्रकार का क्या है, सम्मेलन है, और इसका आयोजन का प्रमुख जो उद्देश्य है हमारे जो चिकित्सक हैं उनके मध्य सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो आयोजन 1 से 2 मार्च को उदयपुर के अंदर हुआ है, मोस्टली आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है डोलची होली। ये भी एक प्रकार का जैसे होली से ही संबंधित है, मार्च के अंदर होली थी तो उस हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर इसके आयोजन की बात करें, होली का ही प्रोग्राम है डोलची होली। जिस प्रकार की पत्थरमार होली, लठमार होली हमने सुनी है, उसी प्रकार की एक प्रकार की देवर भाभी की प्रसिद्ध होली ऐसा माना जाता है। और देवर भाभी एक दूसरे पर या तो कलर वाला है या लठ जो मारने का रहता है उनका, उस प्रकार की होली है डोलची होली, और ये राजस्थान के दौसा जिले की प्रसिद्ध है। तो इसका आयोजन तो 15 मार्च को हुआ है, और 15 मार्च को कहाँ हुआ है, दौसा के अंदर हुआ है। तो दौसा की प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखेंगे। 1 लाइनर में तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि डोलची होली कहाँ की प्रसिद्ध है, दौसा की प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि एक व्यक्ति थे शहीद बल्लू सिंह, इनकी स्मृति में, इनको यादगार बनाने के लिए इनकी स्मृति में है जो इस डोलची होली का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप, इनकी स्मृति में क्या किया जाता है, डोलची होली का आयोजन किया जाता है। डोलची होली बस 15 मार्च को होली थी, उससे संबंधित ध्यान रखना है। 15 मार्च को आयोजन हुआ है दौसा के अंदर शहीद बल्लू सिंह की स्मृति में। थोड़ा सा अलग से ध्यान रखें तो ये आप रख सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। इसके बाद में सकल जिला घरेलू उत्पाद, वैसे ये आर्थिक समीक्षा से संबंधित है। आर्थिक समीक्षा के जो डेटा आते हैं, जो आंकड़े आते हैं, उसके आधार पर ये एक प्रकार की रिपोर्ट है, और ये जिलों की रिपोर्ट है कि सकल जो जिला घरेलू उत्पाद है इसमें राजस्थान में अच्छी पोजीशन पर कौन है, सबसे अच्छी स्थिति पर कौन है। तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। ये रिपोर्ट वैसे आर्थिक समीक्षा फरवरी के अंदर आई थी, उसके साथ में उसके आधार पर इसका रिपोर्ट का आकलन किया गया है कि सकल जो जिला घरेलू उत्पाद रिपोर्ट है उसके आधार पर राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन है। तो राजस्थान की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और राजस्थान के अंदर सकल जो जिला घरेलू उत्पाद है उसमें पहले स्थान पर है राजस्थान में जयपुर, पहले स्थान पर जयपुर है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट प्रश्न भी आपसे पूछ ले कि कौन सा जो जिला है वो राजस्थान में सकल जिला घरेलू उत्पाद के अंदर पहले नंबर पर है। और इसके साथ में जो जीडीपी, जो सकल घरेलू उत्पादन है, इसके ग्रोथ के अंदर पहला स्थान जो प्राप्त किया है वो भी आपके अलवर जिले ने किया है, अलवर जिले ने।
और इसमें सकल जिला घरेलू उत्पाद में कौन सा अलवर जो है वो दूसरे नंबर पर है। दूसरी अगर हम बात करें प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय है, इस प्रति व्यक्ति आय में पहला स्थान जो है वो है अलवर जिले का। प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रचलित कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय जो सर्वाधिक जिस जिले की है वो अलवर, मतलब अलवर जिले के जो लोग हैं इनकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इनकी इनकम प्रति व्यक्ति आय अगर वार्षिक की बात करें या मासिक की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन से जिले की? अलवर की। 2 नंबर पर इसमें है भीलवाड़ा, 2 नंबर पर इस पे कौन सा है? भीलवाड़ा जिला है। और तीसरा स्थान जयपुर का है, तीसरा स्थान जयपुर का। ये डाटा है, केवल आपको ध्यान में रखने हैं। आर्थिक समीक्षा से संबंधित मान सकते हैं हम लोग कि आर्थिक समीक्षा की जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर इस प्रकार के डेटा जो होते हैं, इसमें राजस्थान के अंदर आपके सकल जिला जो घरेलू उत्पाद है इसमें जयपुर पहले नंबर पर है। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर अगर बात करें तो अलवर जिला है। जीडीपी ग्रोथ में भी अलवर जिला है। और दूसरे नंबर पर यहाँ भीलवाड़ा है। प्रति व्यक्ति आय में 2 प्रकार की कीमतें होती हैं जब आर्थिक समीक्षा आती है। एक तो स्थिर कीमतें होती हैं जिनका एक आधार वर्ष होता है और एक प्रचलित कीमतें होती हैं, तो उसके आधार पर ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही। मार्च 2025 को लेकर जो राजस्थान करंट अफेयर्स की बातें थी वो लगभग सारी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद।